सुरक्षित करने के लिए और देश के सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये जो 2 दिन का रणनीतिक सम्मेलन आज शुरू हो रहा है, मैं हृदयपूर्वक सबसे पहले सीबीआई के निर्देशक महोदय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस विषय को उन्होंने अपना विषय बनाकर चुना है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे डायरेक्टर सीबीआई श्रीमान प्रवीण सूद जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो, विदेश सचिव महोदय श्री विक्रम मिश्री जी, और आज यहाँ पर प्रत्यार्पण के काम से जुड़े हुए सभी एजेंसी के प्रमुख अधिकारीगण, राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं हृदयपूर्वक एक कार्यशाला में स्वागत करता हूं। मित्रों, लगभग 1.5 साल पहले मैंने एक विचार रखा था। विचार रखते वक्त इसका रोड मैप क्या होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, लॉजिकल एंड तक किस प्रकार से पहुंचेगा, इसकी कोई सुनिश्चित रूपरेखा मेरे मन में भी नहीं थी। परंतु गृह मंत्रालय और विशेषकर सीबीआई ने इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया और अंततोगत्वा आज इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश विश्व के फलक पर सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, और जब हम सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तब सभी प्रकार की हमारे देश की सुरक्षा के सभी आयामों को सुनिश्चित करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम भारत में करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास, और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और ये तंत्र बनाने के लिए बहुत समय से एक प्रकार के वैक्यूम का अनुभव कम से कम मैं तो कर रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रोसीजर नहीं थी, ऐसा नहीं था कानून नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, मगर एक संगठित प्रयास सभी लोगों का, सभी राज्यों की पुलिस का, सभी एजेंसियों का एक संगठित प्रयास और एक रोड मैप का अभाव दिखाई पड़ता था। और आज इस सम्मेलन के साथ मुझे लगता है यहां से जो एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे वो भारत पोल और हमारी 3 आपराधिक न्याय प्रणाली की 3 नए कानून में जो भगोड़ों के साथ न्याय करने का, ट्रायल इन एब्सेंसिया का हमारा जो प्रोविजन है, ये 3 मिलाकर हम किसी भी व्यक्ति को कहां पर भी हो हमारी अदालत के सामने समय पर उपस्थित करने में सक्षम होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सबका एक संकल्प होना चाहिए कि अपराधी की चाल कितनी भी तेज हो, न्याय की पहुंच उससे भी ज्यादा गतिवान होनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की
मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और आज ग्लोबल ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, स्मार्ट डिप्लोमेसी, ये तीनों का समन्वय ये 2 दिन की कार्यशाला में हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मित्रों, आज जिस विषय पर ये 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है, ये गंभीर भी है, प्रासंगिक भी है और इस पर विचार करने की बहुत समय से जरूरियात भी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आर्थिक समृद्धि और एक प्रकार से नीतिगत जटिलता से हमें मुक्ति पाने के लिए इस सम्मेलन में हुई चर्चाएं और सुझाए गए उपाय बहुत लाभप्रद हो गए। 7 सत्रों में अनेक विषयों पर यहां पर सार्थक चर्चा होगी, जिसमें साइबर, तकनीक, वित्तीय अपराध, पैसे के स्रोत का, लेन देन का प्रवाह का पता लगाना, प्रत्यार्पण की सारी जटिल प्रक्रियाओं को सरल करना, भगोड़ों को वापस लाना, भगोड़ों के भौगोलिक ठिकानों का डेटाबेस खड़ा करना और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग कर इसका वो तंत्र का उपयोग भी हमें करना। ये सभी चीजों पर 2 दिन में यहां पर चर्चा होगी। भगोड़े अपराधियों का जो मुद्दा है वो राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और कानून व व्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। और बहुत लंबे समय के बाद आज इस पर स्ट्रक्चर्ड सोच डेवलप हो रही है, वो हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हरेक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहां पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। किसी भी प्रकार के भगोड़ों को, इसके पीछे 2 चीजों का कॉम्बिनेशन उनको पकड़ने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, एश्योरेंस और इकोसिस्टम। एश्योरेंस ये एक प्रकार से उनके मन में एक एश्योरेंस है कि कानून के हाथ हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो एश्योरेंस को खत्म करना हमारा जिम्मेदारी है और कानूनी, वित्तीय और राजनीतिक सपोर्ट जो मिलता है वो इकोसिस्टम को भी हमें समाप्त करना पड़ेगा। एक संस्थागत नेक्सस जो वो बना लेते हैं वहां जाकर हमने उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। मित्रों, भारत की प्रत्यार्पण प्रणाली, इसमें 2 चीजों की जरूरत है, पर्पस और प्रोसेस। जहां तक उद्देश्यों का सवाल है, हमारे उद्देश्य 5 होने चाहिए। एक, न्याय की पहुंच सीमा के परे हो, वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कर इनकी पहचान करने की हमारी प्रणाली अत्यंत आधुनिक और सटीक करनी चाहिए। हमारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता कानून के प्रति, हमारी कानून और व्यवस्था के प्रति, हमारी न्यायिक व्यवस्था के प्रति अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमारी आर्थिक प्रणाली की रक्षा के साथ पूरी दुनिया के देशों को हमारी चिंता में सम्मिलित करना पड़ेगा और रूल ऑफ लॉ उसको वैश्विक स्वरूप से स्वीकृति दिलाने का भी हमारा पर्पस रखना पड़ेगा। और इसके लिए प्रक्रिया में अभी भी बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इसमें संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। संचार का निर्बाध प्रवाह, सीमलेस कम्युनिकेशन, रणनीतिक दृष्टिकोण, स्ट्रेटेजिक अप्रोच और संगठित निष्पादन,
एक प्रकार से ये 4 प्रोसेस को सुधार कर हम इसको अचीव कर सकते हैं। कई सारे राज्यों ने भी छोटे मोटे प्रयोग किए हैं, मगर सीबीआई हमारे यहां प्रत्यार्पण के लिए नामित एजेंसी है। हमने सीबीआई के सहयोग से हर राज्य ने एक यूनिट अपने यहां खड़ा करना पड़ेगा जो राज्य में अपराध कर भागे हुए भगोड़ों को वापिस लेने की एक तंत्र की संरचना करें। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से हमने इसको गति भी देनी पड़ेगी और कई प्रकार के बदलाव नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने किए हैं। 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम हम लेकर आए और इसके तहत सरकार को आर्थिक भगोड़ों को भारत में स्थित संपत्तियों का जब्त करने का अधिकार भी दिया गया। लगभग 4 साल के अंदर ही हमने $2 बिलियन की रिकवरी करी है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, मगर उसको और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को भी और ज्यादा सख्त और पुख्ता बनाया गया है और लगभग $12 बिलियन की संपत्ति एक प्रकार से 14 से 23 के बीच में अटैच करने का काम हुआ है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक विशेष ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया है जो दुनिया भर की पुलिस से रियल टाइम समन्वय स्थापित कर रहा है। साथ ही रेड नोटिस प्रकाशन, अभी आंकड़े सीबीआई डायरेक्टर ने बताए, मगर 2025 जनवरी से सितंबर तक 190 से ज्यादा रेड नोटिस इश्यू हुए हैं। वो सीबीआई की स्थापना से अब तक सबसे ज्यादा है। यही बताता है कि हम अगर व्यवस्था करते हैं तो इससे हमें बहुत फायदा होता है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भी बहुत अच्छी कार्यवाही हुई और उसके नतीजे भी मिले हैं। और इसी प्रकार से भारत पोल, इसकी संरचना से हमें जब से लॉन्च हुआ तब से जनवरी 25 से अब तक बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं, मगर इसका महत्तम उपयोग सभी केंद्रीय एजेंसियां तो कर ही रही है, परंतु राज्य की पुलिस भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग करें तो मुझे लगता है कि हम हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे। अभी जो 160 साल पुराने कॉलोनियल कानूनों को हमने बदलकर 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून लेकर आए हैं, मैं मानता हूं ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से इसके इम्प्लीमेंटेशन में राज्य सहयोग कर रहे हैं, तकनीकी सुधार भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है और कोर्ट का भी सहयोग मिल रहा है। 2027 के बाद रजिस्टर कोई भी एफआईआर में हम सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ 3 साल के अंदर न्याय दिलाने में सक्षम होंगे। ऐसा तंत्र बनाने में हम सफल होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमने 355 और 356वें खंड में ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रोविजन किया है। ये पहली बार आजाद भारत के बाद, भारत की आजादी के बाद कानून में इसको जगह देगी। अगर कोई भगोड़ा घोषित हो जाता है तो इसकी अनुपस्थिति में भी कोर्ट उनके बचाव का एक वकील रखकर ट्रायल चला सकता है। और हम सब समझते हैं कि एक बार वो भगोड़े से सजा याफ्ता बन जाते हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में स्टेटस में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों की पुलिस से कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 355 और 356वीं धारा में जो ट्रायल इन एब्सेंसिया का प्रावधान है उसका महत्तम उपयोग करें और उनकी गैर उपस्थिति में ही ट्रायल चलाई जाए। और फिर अगर वो आते हैं यहां पर और हाईकोर्ट के सामने उपस्थित होते हैं तो उस पर पुनः विचारण होगा। मित्रों, आज
ये जो इनिशिएटिव लिया है और ये तीनों चीजें, इसमें से जो एक्शनेबल पॉइंट्स निकलेंगे वो भारत पोल और ट्रायल इन एब्सेंशिया, ये तीनों को समायोजित कर कर एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है जो राज्यों की पुलिस में भी हो, केंद्र की सभी एजेंसियों में भी हो और सीबीआई इसकी अधिकृत रूप से देखभाल करे। हमने कुछ चीजों पर इस सम्मेलन में विचार करना चाहिए, तो एक्शनेबल पॉइंट जो निकालने हैं इसके लिए मेरे मन में कुछ सुझाव थे, मैं इस सभागार में रखना चाहता हूं। एक तो भगोड़ों के डेटाबेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश की पुलिस से साझा हो, इस प्रकार का एक डेटाबेस बनाना चाहिए। किस विषय में अपराध कर वो भागा है, कहां पर स्थित है और देश में इसका नेटवर्क क्या है और वापस लाने की प्रक्रिया कहां पर रुकी हुई है या कहां तक पहुंची है, इसका एक बहुत साइंटिफिक डेटाबेस सभी देश की पुलिस एजेंसियों के पास रहना चाहिए। नार्को, आतंकवाद, गैंगस्टर और वित्तीय एवं साइबर अपराध, ये चारों के लिए एक समन्वय करने वाला फोकस ग्रुप सभी राज्यों की पुलिस के अंदर प्रस्तापित करना चाहिए और आईबी और सीबीआई ने मैक के माध्यम से वो फोकस ग्रुप को गति देने का काम करना चाहिए। प्रत्येक राज्य की पुलिस में प्रत्यार्पण के मामलों की प्रभावी तैयारी के लिए एक एक्सपर्ट स्पेशल सेल की रचना करनी चाहिए। ये बहुत एक प्रकार से विशिष्ट ज्ञान की जरूरत वाला क्षेत्र है। इसमें आपको भारत की दुनिया भर के देशों के साथ हुई संधियों का भी अभ्यास करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी अभ्यास करना पड़ेगा और हमारे कानून के साथ ये सारी रिक्वायरमेंट को समन्वित कर प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अभी बहुत कम राज्यों के अंदर ऐसे स्पेशल सेल उपस्थित है, बने हैं। मेरा आग्रह है सभी राज्य पुलिस के मुखियाओं को कि आपके राज्य के अंदर स्पेशल सेल की निर्मित जल्द से जल्द करा देनी चाहिए और इस सभी सेल को, स्पेशल सेल को मार्गदर्शन देने के लिए सीबीआई में भी एक प्रत्यर्पण अनुरोधों की समीक्षा के लिए समर्पित प्रकोष्ठ अलग से बनाने की जरूरत मैं देख रहा हूं। इससे होगा तो ये सेल जो काम कर रहे हैं उनका उत्साह भी होगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रायल इन एब्सेंशिया के धारा का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक राज्य में भगोड़ों के लिए एक विशेष कारागृह जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है ऐसा बनाने की जरूरत है, क्योंकि उनका विदेश की कोर्टों में यही आर्गुमेंट रहता है कि यहाँ के कारागार ठीक नहीं है, इनके मानव अधिकारों की चिंता नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मगर बहाना भी है तो हमने क्यों रखना चाहिए। हर एक राज्य के राजधानी में एक ऐसा सेल बना देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूर्णतया पूरा करता हो। पासपोर्ट जारी करने वाली प्रक्रिया में भी और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच में समन्वय और प्रोटोकॉल विकसित करने पड़ेंगे। किसी भी पासपोर्ट धारी के विरुद्ध अगर रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू होने पर पासपोर्ट को रेड फ्लैग किया जा सकता है। अब टेक्निक का उपयोग करके ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है और जब रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हो जाती है तो पासपोर्ट की जब्ती या तो रद्दीकरण, पासपोर्ट को ही रद्द कर देना चाहिए जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बाधित हो जाए। अगर ये हम सिस्टम के अंदर ही इनबिल्ट कर देते हैं तो बहुत सारी मदद उनको वापस लाने में हमें मिल सकती है। मौजूदा ब्लू नोटिस को रेड नोटिस में बदलने के लिए भी एक विशेष अभियान और हर राज्य के अंदर इसका एक सेल बनाने की जरूरत में दिखता हूं और मैक के तहत ये पूरी प्रक्रिया को
सुचारू रूप से चलाने के लिए सीबीआई और आईबी दोनों ने विशेष कार्यबल की सुनिश्चितता करनी चाहिए। मित्रों, जब तक इस देश में अपराध कर भागे हुए लोग विदेश में बैठकर देश के अर्थतंत्र, हमारी संप्रभुता और हमारी सुरक्षा को नुकसान करने वालों लोगों को मन में भारतीय न्याय प्रणाली का भय हम खड़ा नहीं करते हैं, तब तक हम देश को सुरक्षित नहीं कर सकते। बहुत लंबे समय से इस दिशा में कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ था, ऐसा मेरा मानना है। 2025 की शुरुआत से इसकी शुरुआत हुई है। ये स्वागत योग्य कदम है और ये 2 दिन का रणनीतिक सम्मेलन, मुझे विश्वास है कि अभी भी जहां लूफोल्स पड़े हैं वो लूफोल्स को भरने का काम करेगा, हमारी सिस्टम को और मजबूत करेगा और दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भाग कर बैठा है उसको भारत के कानून की चौखट पर लाकर खड़ा करने की सक्षमता हमारी पुलिस और देश भर की एजेंसियों में आएगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार सीबीआई निर्देशक और उनकी पूरी टीम को मनपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं। आपका इनिशिएटिव आने वाले दिनों में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित रूप से और मजबूत करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वंदे मातरम।